नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 30 अक्टूबर 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स के एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इस पूरे पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां पे इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोगों को लाइवमेंट पेपर में देखने को मिला था, जो क्या आपके मेंस पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो पूरा आर्टिकल था ना, उसका मेन जस्ट यही था दैट ओवरऑल इंडिया में मल्टीलिंगुअलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है, और कोई भी किसी भी इंसान को अगर कम्युनिकेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस में आता है तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बट डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा इंडिया के इनसाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंडिया को अगर देख लीजिएगा, हम लोग बोलते हैं ना दैट लिंग्विस्टिकली वी आर वेरी रिच, राइट। क्यों बोलते हैं पता है क्यों? क्योंकि ओवरऑल अगर हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखोगे 8th शेड्यूल में, वो तो आपको पता ही है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बट साथ ही साथ 121 मेजर लैंग्वेजेस भी हैं और 1599 के आसपास लैंग्वेजेस हैं जो क्या इंडिया में डायलेक्ट्स फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये वाला रीजन देखो, ये वाला क्या हुआ, बिहार है ना, भोजपुर है ना, तो भोजपुरी, उसके बाद क्या आ जाता है बंगाल, तो बिहार और बंगाल क्या हुआ, अब बंगाल में क्या होगा बंगाली, बिहार में क्या होगा भोजपुरी, राइट। भोजपुरी के बाद हिंदी वाला बेल्ट आता है, और हिंदी वाला बेल्ट और बंगाली के बेल्ट के बीच वाला जो जोन है ना, उसमें आप खुद सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ, एक डायलेक्ट तो हमें अलग सा लैंग्वेज देखने को मिलने का प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग होंगे जिनका जो बोली है वो हिंदी वालों से भी थोड़ा थोड़ा मैच करेगा और बंगाली वालों से भी थोड़ा थोड़ा मैच करेगा। वैसे ही अगर आप ऐसे ही इंडिया के हर एक पार्ट में जाते रहोगे, जैसे यहां पर बंगाली है, इधर उड़िया है, राइट, उड़िया के भी और बंगाली और उड़िया के जो बीच वाला जोन है वहां पे भी शायद कुछ ऐसा डायलेक्ट होगा जो क्या अलग अलग बंगाली और उड़िया के हल्का फुल्का मिक्सचर होगा। वैसे ही अगर बंगाली में भी देख लीजिएगा तो बंगाल के लोगों का भी लैंग्वेजेस अलग अलग है, राइट। अगर बंगाली में भी देख लोगे, देखो बंगाली ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल में भी मिलता है, बट बंगाली असम में भी मिलता है ना, राइट। तो असम में भी देखोगे थोड़ा हल्का फुल्का माइन्यूट डाइवर्जन हमको जरूर देखने को मिलेगा, राइट। वैसे ही असम में भी अगर देख लोगे, एक ब्रह्मपुत्र वैली, एक हो गया आपका जाकर बराक वैली, तो ब्रह्मपुत्र वैली के लोग और बराक वैली के लोगों का हल्का टोनल हल्का सा आपको डिफरेंसेस जरूर देखने को मिलेंगे ना। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ज्योग्राफिकली रीजन चेंजेस आते रहते हैं वैसे ही लैंग्वेजेस में भी हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है, और इसी के कारण बोला जाता है इंडिया जो है लिंग्विस्टिकली काफी ज्यादा डाइवर्स कंट्री है ना। डेली अगर मल्टीलिंगुअल एक्सपोजर अगर इंडिया में देख लीजिएगा तो यस अनडाउटेडली लोग जो है अलग अलग लैंग्वेजेस से एक्सपोज होते हैं। न्यू दिल्ली एक्सेम्प्लीफाइज दिस डाइवर्सिटी। न्यू दिल्ली में अगर जाओगे ना तो वहां पे जो ये बोर्ड सब लगी हुई रहेगी, वहां पे देखो लिखा हुआ महात्मा गांधी मार्ग हिंदी में, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। वैसे ही गुरमुखी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेजेस में, तो ये क्या डाइवर्सिटी ही तो दिखला रहा है ना उस रीजन में, राइट। नाउ हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने लैंग्वेज के रिलेटेड इंडिया में दी हुई है। अलग अलग प्रोविजंस है, जिसमें पहला जो आपका कॉलम है इसमें प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरे कॉलम में हम लोग उसके डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जैसे पहला प्रोविजन है प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 है जो क्या इंश्योर करता है कंजर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर फॉर एनी सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी, राइट, ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 30 ग्रांट करता है माइनॉरिटीज को, दैट माइनॉरिटीज को ये राइट है दैट वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश और साथ ही साथ एडमिनिस्टर भी कर सके, राइट। दूसरा है लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल 120 मैंडेट करता है दैट पार्लियामेंट में जो बिजनेसेस होंगे वो या तो हिंदी में होंगे या तो इंग्लिश में होंगे, विद द ऑप्शन फॉर मेंबर्स टू एड्रेस द हाउस इन देयर मदर टंग एज वेल, दैट टू विथ
स्पेशल परमिशन, मतलब अगर मेंबर चाहे कोई भी हाउसेस के तो वो अपने मदर टंग में भी एड्रेस कर सकता है, बट उसके लिए पहले परमिशन लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, दैट जैसे सोचो आप वहां पर गए एंड यू टॉक ओनली मलयालम, राइट, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी और इंग्लिश, राइट, सो इन दैट केस आपको हाउस को बोलना पड़ेगा दैट मैं मलयालम में ये भाषण दूंगा, जिसके लिए हाउस क्या करेगी, आपके लिए एक ट्रांसलेटर जुगाड़ करके देगी। आप मलयालम में बोलोगे ना तो वही सारे उस चीज को ट्रांसलेट किया जाएगा इनटू हिंदी और इंग्लिश, और वेरियस अदर पार्लियामेंट्रियंस को भी सुनना पड़ेगा ना, समझो बात। वैसे ही नेक्स्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 343 डेजिग्नेट करता है दैट हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में वो यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। देखो कोई नेशनल लैंग्वेज लेकिन हमारे देश में नहीं है, पहले ये समझ जाओ। अगर आपको पूछा जाएगा दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज विच एग्जिस्ट इन इंडिया, बट हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर एग्जिस्ट करता है। आर्टिकल 343 बोलता है दैट हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है वो हमारे देश का यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, और साथ ही साथ अलाउ करता है इंग्लिश भी। इंग्लिश को भी जब से कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट किया गया है उससे 15 साल तक तो इंग्लिश को भी रखेंगे, और बाद में 15 साल के बाद रिवीजन होता रहेगा, और अभी तक रिवीजन हो ही रहा है वो, राइट। लैंग्वेज कमीशन आर्टिकल 344 में बोला गया है दैट यस हमें एक कमीशन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, लैंग्वेज कमीशन, जो क्या रिकमेंड करेगी द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। सिमिलरली स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज, जी हाँ, आर्टिकल 345 जो है परमिट करता है स्टेट को दैट स्टेट अडॉप्ट कर सकती है एनी लैंग्वेज इन यूज इन द स्टेट और हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। मतलब आर्टिकल 345 जो है ये क्लियरली परमिट को स्टेट को परमिट करता है दैट स्टेट का कोई भी लैंग्वेज या फिर हिंदी को आप ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बिटवीन द स्टेट कम्युनिकेशन कैसे होंगी उसके लिए भी आर्टिकल 346 में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है दैट क्या क्या लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन। सिमिलरली लैंग्वेजेस इन जुडिशरी की अगर बात करें तो आर्टिकल 348 स्टेट करता है दैट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है उसको यूज करना पड़ेगा इंग्लिश फॉर प्रोसीडिंग विद सर्टेन एक्सेप्शंस एज वेल। सिमिलरली लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के लिए वेरियस आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 350, आर्टिकल 350A है, 350B है, 351 है, जो क्या अगेन डायरेक्टिव प्रोवाइड करती है फॉर एड्रेसिंग ग्रीवांसेस, ऑफरिंग प्राइमरी एजुकेशन इन द मदर अपॉइंटिंग स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और साथ ही साथ कैसे प्रोमोट और डेवलप किया जा सके हिंदी लैंग्वेजेस। तो अलग अलग आर्टिकल्स के अलग अलग बेसिकली स्पेसिफिकेशंस हैं जो क्या आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हैं, और इसीलिए तो इसका PDF लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेनिफिट्स, अगर हम लोग बात करें इंडियन मल्टीलिंगुअलिज्म के बेनिफिट्स क्या क्या है, देखो बेनिफिट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे सबसे पहला बेनिफिट है टेरिटोरियल यूनिटी। देखो अब क्या है ना दैट अगर मल्टीलिंगुअलिज्म एग्जिस्ट करता है तो ओवरऑल जैसे क्लियरली टेरिटोरियल यूनिटी भी काफी ज्यादा प्रोमोट होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और ये कैसे, देखो क्योंकि अगर जैसे रिकॉग्निशन ऑफ इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ये कहीं ना कहीं प्रोमोट करता है यूनिटी और प्रिवेंट करता है सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज। जैसे नॉर्थ इंडिया में भी इंग्लिश को भी ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करते हैं क्या, नहीं, वैसे ही साउथ इंडिया में भी इंग्लिश को ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करता है। अब अगर नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया का कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना हो, साउथ इंडियन को नॉर्थ इंडिया का कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना हो, तो क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इजीली कम्युनिकेटेबल है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो दो देशों के बीच में, जो दो रीजन के बीच में जो गैप एग्जिस्ट कर रही थी उसको ब्रिज कर रहा है ना, समझ लो बात। नेक्स्ट इज और ये कब कैसे पॉसिबल है, जब ऑफ कोर्स जब हमको सिर्फ हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी है। सिमिलरली एक तमिलियन ही नहीं इंग्लिश भी है, राइट। नेक्स्ट इक्वालिटी अमंग लैंग्वेजेस, बोला जा रहा है नॉन अडॉप्शन ऑफ नेशनल लैंग्वेजेस सिग्निफाइज इक्वालिटी अमंग ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस। क्योंकि कोई भी नेशनल लैंग्वेज हम लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया है तो इससे क्या ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई यही ना कर रहा है दैट हर एक लैंग्वेज इक्वल है, किसी भी लैंग्वेज को अलग लैंग्वेज के ऊपर प्रमोशन नहीं मिला हुआ है, राइट। कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट करता है बैल्कनाइजेशन, क्योंकि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो अब सोचो अगर बोल देते दैट लैंग्वेज के जैसे बोला गया ना क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट जो हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये कहीं ना कहीं स्टेट टूटा है बट देश नहीं टूट गया हमारा, राइट। तो इससे क्या बैल्कनाइजेशन को प्रिवेंट किया ना। नेक्स्ट इज फैसिलिटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ईजी है,
क्योंकि लैंग्वेज से कम्युनिकेशन बैरियर चली जाती है। इनरिच लिटरेरी हेरिटेज अनडाउटेडली, राइट, अगर देख लीजिएगा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इससे डेवलप होता है हमारा वास्ट और वैरिड लिटरेरी वर्क्स, दैट टू इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, जिससे यही नहीं कॉग्निटिव स्किल्स भी हमारा इन्हांस होता है, क्योंकि मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स जो है वो ऑफन एग्जिबिट करते हैं इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसी के साथ दे आर एडिंग इनफॉर्मल प्रोसेसिंग एज वेल। मेनी मोस्ट इंडियन पीपल जो है दे आर बाइलिंगुअल या फिर ट्राइलिंगुअल एंड कंपेयर टू डिफरेंट अदर कंट्रीज। और ये तो अच्छी बात है ना। अगर जैसे मैं भी अगर बोलूँ तो देखो, मुझे आती है इंग्लिश, मुझे आती है हिंदी, मुझे आती है बंगाली, अभी असमीज भी प्रॉपरली मैं सीख रहा हूँ, राइट। तो अगेन बहुत सारे लैंग्वेज आ रहा है ना मुझे, राइट। तो इससे क्या हुआ दैट मैं अगर कल को अगर मुझे वेस्ट बंगाल जाना पड़े या फिर कल को मुझे बराक वैली जाना पड़े तो भी मैं आराम से बात कर सकता हूँ, है ना। कल को अगर मुझे ऑफकोर्स कोई असमीज फ्रेंड है तो उनसे भी मैं आराम से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो तो यही तो फायदा होता है ना। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना ज़्यादा लैंग्वेज जानते हो, दैट विल बी बेनिफिट फॉर यू। यही नहीं, इम्प्रूव्ड एडेप्टेशन एंड प्रोसेसिंग, अनडाउटेडली बाइलिंगुअल चिल्ड्रन जो है दे ट्रेंड टू अडेप्ट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली, ऐसा कहा गया है थ्रू द स्टडीज, है ना, जिससे कॉग्निटिव डिक्लाइन जो है ना इसमें भी डिले होता है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स यही एक्सपीरियंस शो करता है दैट अगर मल्टीलिंगुअल एल्डरी इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, उनकी जो कॉग्निटिव डिक्लिनेशन, देखो एक लेवल के बाद तो कॉग्निटिव डिक्लिनेशन होता ही है ना, बट वो लेस होता है, इट टेंड्स टू डिक्रीज लेस। बूस्टेड क्रिएटिविटी, मल्टीलिंगुअलिज्म कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को फॉस्टर करता है और ओपन माइंडेडनेस जो है ना सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज में वो भी बढ़ेगा, क्योंकि तभी ना आप दूसरे कल्चर के लोगों को एब्जॉर्व कर पाओगे। अगर आपको पता है, से फॉर एग्जाम्पल मुझे असमीज सीख गया, अब मैं असम में हूं, राइट, तो असम के लोग मुझे अडॉप्ट कर रहे हैं ना, है ना। सिमिलरली अगर मैं चला गया सोचो तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के लोग मुझे अडॉप्ट कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे आर ऑल्सो प्रोबेबली, मेरे को अगर तमिल बिल्कुल नहीं आता, उसको अगर बंदे को इंग्लिश नहीं आता, तो हम लोग कुछ टूटा फूटा लैंग्वेज में कैसे तो कम्युनिकेट करेंगे ना, भैया आई गो देयर, यू कम देयर, थोड़ा तो कुछ तो ऐसा किया जाएगा ना जी, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ओपन माइंडेडनेस को प्रमोट करता है और एक एडेप्टेबिलिटी को भी प्रमोट करता है। बट कहीं ना कहीं कुछ थ्रेट है हमारे इंडियन मल्टीलिंगुअलिज्म को लेकर, और वो क्या है? लैंग्वेज का डोमिनेंस। जी हाँ, डोमिनेंस ऑफ फ्यू मेजर लैंग्वेज, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो गया। इससे क्या हो रहा है, छोटे छोटे लैंग्वेज जो है ये बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गए। इनफैक्ट रिपोर्ट तो ये बोलता है दैट हमारे देश में ऐसे बहुत सारे डायलेक्ट्स है, बहुत सारे छोटे मोटे लैंग्वेज है, वो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। कल्चरल होमोजेनाइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि सिंगल लैंग्वेज अगर है तो उसमें एक ही कल्चर को दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने का वो नहीं रहता है, राइट। इससे होमोजेनाइजेशन होता है। जैसे वेरी गुड एग्जांपल इज गोरखालैंड। अगर आप वेस्ट बंगाल देख लोगे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वो दार्जिलिंग वाला रीजन, जो दुआर्स वाला रीजन, उस रीजन में क्या डिमांड हो रहा है पता है? गोरखालैंड का डिमांड हो रहा है, राइट। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर वहां पे नेपाली लैंग्वेज इज डोमिनेटिंग ओवर देयर। समझ रहे हो बात? तो ये कहीं ना कहीं होमोजेनाइजेशन, कल्चरल होमोजेनाइजेशन को प्रमोट करता है, जिससे क्या देश ये इनडायरेक्टली हमारे स्टेट्स टूट ही तो जाएंगे ना ऐसे। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। देखो, स्प्रेड ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज कैन इम्पैक्ट इंडिजिनस लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। देखो, ग्लोबलाइजेशन में कौन सा लैंग्वेज प्रमोट हो रहा है बताइए तो? इंग्लिश, राइट। तो उससे इंडिजिनस लैंग्वेज तो खराब हो रहा है ना। चलो इंग्लिश नहीं, हिंदी भी प्रमोट हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। चलो इंग्लिश और हिंदी में आपको कंटेंट मिलेगा। क्या आपको ज़्यादा कंटेंट उड़िया में अवेलेबल है? क्या आपको ज़्यादा कंटेंट असमीज में अवेलेबल है? क्या आपको ज़्यादा कंटेंट कोई भी लोकल डायलेक्ट ले लो ना उठाकर, भोजपुरी में अवेलेबल है, राइट। तो समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फैमिलीज, लिमिटेड मदर टंग एक्सपोजर फॉर यंगस्टर्स। देखो हाँ, बहुत समय क्या होता है दैट न्यूक्लियर फैमिली, छोटे छोटे फैमिलीज है, राइट। अब क्या हुआ ना दैट छोटे छोटे फैमिलीज अगर है तो उसमें अब छोटे छोटे फैमिलीज है, इसका मतलब क्या? पहले बड़े बड़े फैमिलीज होते थे, बड़े बड़े फैमिलीज में चलो एक अगर घर का मर्द काम करता था तो कोई बात नहीं, बट अभी जो मर्द काम कर रहा है बट साथ ही साथ जो है वहाँ की वाइफ को भी काम करना पड़ रहा है, दोनों ही ऑफिस में। तो बच्चों को कौन देखेगा? बच्चे कौन से लैंग्वेज सीख रहे हैं? मदर टंग नहीं सीख रहे हैं, रादर क्या सीख रहे हैं? वहाँ के जिस रीजन में रह रहे हैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेज सीख रहे हैं। समझ लो बात? तो ये भी कहीं ना कहीं थ्रेट है ना हमारे इंडियन मल्टी लैंग्वेज। इंटरकल्चर मैरिजेस, आप देखिए नेटिव जो लैंग्वेज हो जाता है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो खत्म हो जाता है, क्योंकि इंटरकल्चरल मैरिज, राइट। कोई एक राजस्थानी शादी कर लिया तमिल से, अब बताओ भाई एकदम डाइपोल, एकदम अलग अलग, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, राइट। तो इससे क्या हुआ दैट नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज पहुंचेगा?
क्या मम्मी का पहुंचेगा या पापा का या दोनों का, या फिर वो लोग जो तीसरा एरिया में रह रहे हैं उस रीजन का लैंग्वेज। सो जो दोनों जन रह रहे हैं वेस्ट बंगाल में, अब देखो अल्टर ही हो गया, या फिर असम में एक था राजस्थानी लड़का, लड़की है आपका तमिलियन, और वो लोग कहां पे रह रहे हैं, आसाम में। अब बताओ बच्चा सीखेगा तो कौन सा लैंग्वेज सीखेगा? है ना, समझ लो बात। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्क्रिप्ट फॉर ट्राइबल एंड लैंग्वेज स्पोकन बाय फ्रिंज ग्रुप। हाँ जी हाँ, एब्सोल्युटली, ट्राइबल्स के लिए देख लो और फ्रिंज पीपल के लिए, संथाली, हो, सौरा, मुंडा, कुई, इनका रिटर्न स्क्रिप्ट है, बट आर दे प्रोमोटेड? एजुकेशनल सिस्टम में देख लो, मैक्सिमम हर एक लैंग्वेज में तो फोकस नहीं किया जा सकता है, रीजनल लैंग्वेज को तो कट ऑफ ही कर दिया जाता है। माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल कैन लीड टू लैंग्वेज शिफ्ट एंड डाइल्यूशन ऑफ लोकल डायलेक्ट्स। डिजिटल डिवाइड अगर देख लीजिएगा, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनेट कैन हिंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ लेसर नोन लैंग्वेजेस, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं, डिजिटल डिवाइड हो रहा है, माइग्रेशंस जो है लोगों का, उससे कारण कहीं ना कहीं लोकल डायलेक्ट जो है वो डाइल्यूट हो रही है। तो ये सब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मल्टीलिंगुअलिज्म को लेकर हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिया कतर रिलेशंस के रिलेटेड, राइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ पे बताया गया है दैट जो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स जो है ना, उनको रिसेंटली कतर में सेंटेंस दे दिया गया डेथ का। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशंस है दैट ये लोग एस्पेनियाज कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल। नाउ केस हिस्ट्री अगर देख लीजिएगा, यस, ये कुछ नाम है जिनको अरेस्ट किया गया है। ये लोग काम करते थे एक कतर के कंपनी के लिए जिसका नाम है अल दहरा कंपनी, राइट। अब ये लोग कंपनी में काम करने से पहले, लेकिन ये लोग इंडियन नेवी के ऑफिसर्स थे, तो ये लोग रिटायर्ड ऑफिसर्स थे जो कि यहाँ पे काम कर रहा है। और अभी क्या हुआ ना, अभी न्यूज में ये है दैट ये लोग इजराइल के बिहाफ में कतर में स्पाई कर रहे थे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के रिलेटेड नहीं, इजराइल के लिए ये लोग कतर में स्पाइंग कर रहे थे, राइट। एंड इंडिया ने एज सच अगर देख लोगे, बाद में कॉन्सुलर एक्सेस तो दिया था उनको, है ना, लीगल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया था, बट अभी इंडिया बिल्कुल शॉक है बाय द वर्डिक्ट ऑफ कतर कोर्ट दैट इनको बिल्कुल सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया है, राइट। बट हमें देखना पड़ेगा दैट अभी इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है। नाउ इंडिया के पास ऑप्शंस डिस्कस करने से पहले आपको समझना पड़ेगा दैट इंडिया और कतर का रिलेशंस अलग अलग एस्पेक्ट्स में कैसे इवॉल्व करता हुआ हमको देख रहा है, राइट। सबसे पहला अगर देख लीजिएगा रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशंस को अगर हम लोग देख ले, इंडिया कतर के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा फ्रेंडली है, और उसका कुछ एग्जाम्पल्स भी है। प्रधानमंत्री मनमोहन जी का विजिट हुआ था जब से 2008 से तब तक रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। इंडिया कतर ने ट्रेडिशनली गुड बायलैटरल टाइज शेयर किए हैं, रेगुलरली हाई लेवल विजिट्स होते रहते हैं दोनों कंट्री में, जॉइंट कमीशन मीटिंग्स होती हैं। इनफैक्ट नवंबर 22 में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप डांगर जी, इनने ट्रैवल भी किया था दोहा में फीफा वर्ल्ड कप को एड्रेस करने के लिए और वहाँ के इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने के लिए। एनर्जी के सेक्टर में अगर देख लीजिएगा, इंडिया कतर बहुत अच्छा मेजर एनर्जी पार्टनर है भाई। कतर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर एलएनजी टू इंडिया। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी देख लीजिएगा अगर इंडिया के एनर्जी सेक्टर में कतर के द्वारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाइज अगर देख लीजिएगा, यस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। कतर का जो की एक्सपोर्ट होता है ना टू इंडिया, वो इंक्लूड करता है एलएनजी, एलपीजी, राइट, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स। इनफैक्ट इंडिया का की एक्सपोर्ट टू कतर है इंक्लूडिंग सीरियल्स, कॉपर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन स्टील आर्टिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। 2021 में तो इंडिया वॉज अमंग द टॉप 4 लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कतर में, राइट। इनफैक्ट बायलैटरल टाइड जो है ना ट्रेड, वो $15 बिलियन का था, जो कि बढ़ ही जा रहा है। इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज, इसको कौन भूल सकता है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके तहत इंडिया एज वेल एज कतर में जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके। डिफेंस से सिक्योरिटी में भी माशाल्लाह बहुत आगे हम लोग बढ़े हैं। यस, जॉइंट मिलिट्री एक्साइड ज़ैर अल बहर विच इज़ कॉल्ड रोड ऑफ सी, इसको किया जाता है। ये नवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड कतर नेवी। 2008 डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है दोनों के रिलेशन के बीच में, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व किया रिलेशन को। मैरीटाइम रिलेशन अगर देख लीजिएगा, यस, इंटरेक्शंस होती रहती है इंडियन पोर्ट्स और कतरी पोर्ट्स के बीच में। कल्चरल एक्सचेंजेस भी बहुत ज़्यादा है, कल्चरल फेस्टिवल्स, एक्सचेंज प्रोग्राम्स आर्टिस्ट और इंडिविजुअल्स के लिए भी दोनों देशों के बीच में चलता है। बट साथ ही साथ कुछ यहाँ पर चैलेंजेस भी हम लोग इंडिया कतर रिलेशंस के बीच में देखते हैं। जैसे कतर कुछ मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करता है दोस्तों, जी हाँ, मुस्लिम ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए हमास को भी सपोर्ट करता है।
और इनडायरेक्टली अगर देख लीजिएगा, वैसे तो सरकार इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बोला, बट यस इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं हमास इज एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, विच इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय कतर, है ना. इंडिया रिलेशन विथ इजराइल अगर देख लीजिएगा, कतर और इजराइल हिस्टोरिकल, ऑफ कोर्स आपको पता ही है दैट मुस्लिम वर्ल्ड और इजराइल के बीच में क्या इनमिटी है, उसमें इंडिया पिस गया है. इंडिया का अब टाइज इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो क्या कतरी लीडरशिप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता, राइट. कंट्रोवर्सी ओवर रिलीजियस कमेंट्स, जी हाँ, बहुत समय कतर मीडिया जो है वो एक्सप्रेस करती है कंसर्न अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ बाय द रूलिंग गवर्नमेंट, जिसके कारण हमारे देश के साथ उनकी टाइज अच्छी नहीं है. बट भले ही ये सब चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल कतर हमारे लिए मैटर करता है. क्यों? क्योंकि लुक वेस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट नहीं, लुक वेस्ट, मतलब इंडिया के वेस्टर्न देशों के साथ भी जिससे इंडिया का रिलेशंस अच्छा हो सके, राइट, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. और ये किस लिए? जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग. अगर देख लीजिएगा, यस, कतर होस्ट करता है लीडर्स फ्रॉम सेवरल ऑपोजिशन एंड मिलिशिया मूवमेंट, जैसे हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड, तालिबान, और ये कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड में तो कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स प्ले करता ही है, बट यस ये अपने आप में एक मेजर प्लेयर है. ग्लोबल एंड रीजनल इंटरेस्ट अगर देख लीजिएगा, यस, कतर हाउसेस अमेरिकन एंड टर्किश मिलिशिया मिलिट्री बेसिस, जो क्या मेंटेन करती है अ वर्किंग रिलेशनशिप विथ ईरान, जो क्या अनडाउटेडली इस रीजन के जियोपॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, राइट. और देखो, हर एक रीजन के साथ इंडिया का रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिससे इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बना हुआ रहे. हमारा रिलेशन, हम अमेरिका को खुश करने के लिए कोई देश के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं बनाएंगे. हम उस देश के साथ अपना रिलेशन ठीक इसलिए करेंगे जिससे हमारे को फायदा हो सके. खत्म बात, राइट. सॉफ्ट पावर अगर देख लीजिएगा, थ्रू द गवर्नमेंट ओन अल जजीरा ब्रॉडकास्टर ही, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अल जजीरा ब्रॉडकास्टर दुनिया के ओपिनियन को शेप करती है ना. तो इनसे एक लेवल के ऊपर भी पंगा लेना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि अल जजीरा पूरा दुनिया में ये देखा जाता है, ये न्यूज़ चैनल. गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जी हाँ, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का ये एक मेजर मेंबर है, और अनडाउटेडली ये काउंसिल अपने आप में स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही. क्यों? क्योंकि ये जो कश्मीर का इशू को जिससे शांत रख सके. ये नेक्स्ट इज यूएनएससी का सपोर्ट. जी हाँ, कतर का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इंडिया का तो यही मांग है ना दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिससे हम लोग को परमानेंट सीट मिले. अब जैसे कतर जैसे बड़े और इंपॉर्टेंट देश अगर इसको करेंगे तो अनडाउटेडली इससे क्या होगा? फ़ायदा ही इंडिया का होगा ना. बिजनेस प्रेजेंस, जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक टाइज तो है ही माशाल्लाह दोनों देशों में, बट गल्फ स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी जो गल्फ रीजन में है ना, ये भी इंडिया के एनर्जी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसमें कतर का रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. इसका साइज भले ही छोटा है भाई, बट अगर इंपॉर्टेंस देखोगे इंडिया के लिए ये बहुत मायने रखती है. एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग. द हिंदू का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था यहाँ पे. सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है 2023 का अमेंडमेंट रिगार्डिंग द सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स ऑफ 2022. तो सवाल होता है सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इंटरवीन किया? क्योंकि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया जिससे सुप्रीम कोर्ट वुमेन राइट टू पेरेंटहुड को प्रोटेक्ट कर सके. बहुत सारे ऐसे वुमेन्स होती हैं ना जो एक रेयर मेडिकल कंडीशन से गुजरती है जिसको कहते हैं MRKH. MRKH स्टैंड्स फॉर मेयर रोकी टैंक्री कुर्सेर हॉसर. अजीब टाइप का नाम है, माफ़ करना अगर उल्टा पुल्टा मैंने प्रोनाउंस किया हो तो, राइट. बट इसमें क्या होता है ना दैट बहुत समय जो वुमेन्स की ओवरीज या फिर यूट्रस बहुत छोटी हो जाती है या फिर बहुत समय नहीं रहती है, राइट, जिसके कारण वो अपना एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती है. अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको स्ट्रक डाउन किया 2023 वाले अमेंडमेंट को, सब कुछ डिस्कस करते हैं. बट किसके रिलेटेड स्ट्रक डाउन हुआ है, किसके रिलेटेड ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? सरोगेसी के रिलेटेड. तो सरोगेसी है क्या? ये एक रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस है जहां पे सोचो एक कपल जो क्या बच्चों को पैदा नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीजन, ये कोई एक दूसरी महिला के पास जाता है और इनके कोख को ये लोग भाड़े में लिया जाता है, राइट. मतलब इंटेंडेड पेरेंट्स जिनके पास या तो अपना कैपेबिलिटी नहीं होगा या फिर वो लोग नहीं ऐसा करना चाहते हैं, दे वांट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो ये दूसरे वुमेन के पास जाती है और उसके कोख को बेसिकली भाड़े में लिया जाता है. इस केस का अगर बैकग्राउंड देख लीजिएगा, पहले गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था अमेंडमेंट के थ्रू दैट इन्होंने
बोला था दैट देखो स्पर्म और एग जो होना चाहिए ना वो मदर और फादर का ही होना चाहिए, है ना, इंटेंडिंग कपल मदर और फादर का ही होना चाहिए, कोई भी डोनर गैमेट्स, कोई भी डोनर स्पर्म या फिर एग नहीं चलेगा आपको। अब देखो ऐसा अगर कानून ला रहे हो तो ये तो कभी काफी ज्यादा चैलेंजिंग कानून हो गया ना, क्योंकि और इसी चैलेंज कानून को चैलेंज किया गया क्योंकि बहुत सारे वुमेन का जो इसका ये वाला डिजीज होता है, ये वाला जो रेयर मेडिकल कंडीशन होता है, ये तो अपना एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो इनका तो आप तो रिप्रोडक्टिव राइट छीन रहे हो कहीं ना कहीं। तो इसी को देखते हुए फाइनली ये वर्डिक्ट चेंज किया गया है। ठीक है, समझ गया अब बात को? ओके। अब सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021 कहीं ना कहीं प्रोहिबिट कर रहा था कमर्शियल सरोगेसी, मतलब आप जो दूसरी मदर की जो कोक को रेंट ले रहे हो ना, तो उसके लिए आप उसको पैसे नहीं दोगे, कमर्शियलाइज इसको नहीं करोगे, है ना। बट रियलिटी में क्या ऐसा होता है? रियलिटी में तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना, अदरवाइज आप खुश हो जाए, एक थर्ड महिला क्यों आपके बच्चे को अपने पेट में पालेगी, है ना, कुछ तो पैसे दोगे ना, वो शायद गरीब होगी तभी ना ऐसा करेगी यार, है ना, या फिर पैसे चाहिए होंगे उसको, राइट, है ना। और इन्होंने क्या बोला था, सरकार ने बोला था कमर्शियल सरोगेसी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी होगा। एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट आप जो सरोगेट मदर को चूज करोगे वो आपके रिलेटिव ही होना चाहिए, आपके जान पहचान में का ही होना चाहिए, है ना। द एक्ट वेंट इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2022 और एक्ट का एम ही था टू प्रोटेक्ट वुमेन का रिप्रोडक्टिव राइट। ये प्रोहिबिट करता था सरोगेट्स फ्रॉम रिसीविंग एनी फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर देयर रोल विद द एक्सेप्ट फॉर इंश्योरेंस एंड मेडिकल कवरेज। इंश्योरेंस और मेडिकल कवरेज को छोड़कर कोई भी फाइनेंशियल कवरेज आप नहीं दे सकते हो, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा तो देना ही पड़ेगा। और देखो ये एक ऐसा कानून है ना जिसको रोकना इज क्वाइट टफ, वेरी टफ, राइट। एनीवेज, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के बारे में। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट, माइग्रेशन टू OECD countries, OECD stands for Organization for Economic Cooperation and Development Countries, has reached record levels। मतलब जो माइग्रेशन हो रहा है ना OECD कंट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और किसके की फाइंडिंग्स क्या क्या है? इंडिया हैज़ इमर्ज टू बी द टॉप कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू सिटीजन्स। जी हाँ, जिसमें अराउंड 4 लाख तो नए माइग्रेंट्स हैं। और इसको अगर सिटीजन सिर्फ स्टूडेंट्स को अगर एक्सक्लूड कर दो तो OECD कंट्रीज में, समझ लो बात। इनफैक्ट माइग्रेंट वुमेन के बारे में बताया गया है दैट माइग्रेंट वुमेन जिनके पास ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, तो एज कंपेयर टू द नेटिव बॉर्न पीयर्स, है ना, तो माइग्रेंट वुमेन के पास ज़्यादा बच्चे हैं, ऐसा कहा गया। माइग्रेंट वुमेन लोगों के पास ज़्यादा बच्चे हैं। सोचो एक OECD कंट्री है ए, राइट। अब इसमें इंडिया से एक कपल गया, राइट, तो इनके पास एक ऑन एन एवरेज देखा गया माइग्रेंट, ये तो माइग्रेंट वुमेन ही ना कहलाएगी, तो ये इन वुमेन के पास ज़्यादा बच्चे होंगे एज कंपेयर टू द नेटिव बॉर्न पीयर्स। बट इतने भी ज़्यादा नहीं है जो कि रिप्लेसमेंट लेवल को पार करे। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब पता है क्या होता है? 2.1 चिल्ड्रन इज अ रिप्लेसमेंट लेवल। मतलब सोचो मैं एक, आप हो, आपकी वाइफ है, राइट, तो ये 2 बंदे हो ना, इन 2 लोगों को अगर हम लोग पॉपुलेशन को रिप्लेस करना है तो हमें 2 बच्चों को पैदा करना है ना, समझ लो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। तो 2 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो दैट इज गुड, राइट। बट अगर सोचो एक ही बच्चा पैदा कर रहा है तो क्या हमारे आने वाली जनरेशन, सोचो हर कोई अगर एक ही बच्चा पैदा करे तब तो पॉपुलेशन तो हाफ हो जाएगा ना नेक्स्ट जनरेशन में, समझ लो बात। तो रिप्लेसमेंट अगर पॉपुलेशन को रिप्लेस करना है तो 2.1 चिल्ड्रन होना जरूरी है। आप बोलेगा 2.1 चिल्ड्रन कैसे पॉसिबल है भाई? देखो किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 1 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, है ना। बाद में बहुत समय तो बच्चे मर भी जाते हैं ना, या फिर बहुत सारे इंसिडेंट्स चीज़ें हो जाती है जिसके कारण उनकी जान नहीं बचती है। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज बोला गया 2.1 चल, ये एवरेज है, एवरेज, राइट। इमिग्रेशन और भी कुछ रिपोर्ट्स में दी गई थी दैट इमिग्रेंट जो मदर्स होती हैं वो कुछ डिसएडवांटेज उनको ऊपर देखा जाता है एज कंपेयर टू द इमिग्रेंट वुमेन विदाउट चिल्ड्रन या फिर नेटिव बॉर्न पीयर। सोचो एक, जैसे मैंने बोला ना, इंडिया से अगर इमिग्रेंट वुमेन गई है ए, इंडिया से इमिग्रेंट वुमेन बी भी गई है, अब इनके पास 4 बच्चे हैं, है ना, और इसके पास सिर्फ एक ही बच्चा है, राइट। तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी जिसके पास एक बच्चा है ना उनके पास जॉब होगा, देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट इनके पास जॉब नहीं होगा, समझ लो बात। और ऑफ कोर्स वहाँ की नेटिव जो वुमेन है उनके पास तो खैर ये ज़्यादा है ही, मतलब अराउंड गैप हमें देखने को मिलता है, ये 20% का गैप देखने को मिलता है। माइग्रेंट मदर्स आर ऑफन ट्रैप्ड इन इनएक्टिविटी ड्यू टू चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफैक्ट ये देखा गया ज़्यादातर जो माइग्रेंट मदर्स है ये एक ट्रैप हो जाती है इनटू इनएक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इनको चाइल्ड केयर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सहनी पड़ती है ना।
OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये क्या है? ये एक इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, और ये ओरिजिनली एडमिनिस्टर करती है, मतलब अमेरिकन एंड कैनेडियन एड अंडर द मार्शल प्लान था, बट बाद में इसका नाम फिर चेंज कर दिया गया था। OECD इज अ फोरम वेयर 38 गवर्नमेंट्स, जी हाँ, इंडिया वैसे इसका मेंबर नहीं है, बट वेयर 38 गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसीज विथ मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज कोलाबोरेट। और ये कोलाबोरेट किस लिए करते हैं पता है? कोलाबोरेट करते हैं जिससे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके, जिससे कॉमन चैलेंजेस का सलूशन ढूंढा जा सके, जिससे ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया जा सके और एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जा सके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देशों के बीच में शेयर किया जा सके। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा दैट आपको ये ओवरऑल आज का डिस्क्रिप्शन सेशन, मतलब एनालिसिस सेशन कैसा लगा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।